Hello everyone, welcome to 11th Commerce Economic Lecture. Today we are going to start with our economic subject. So let us check the index. As you can see in our index, total how many chapters we have? We have total 10 chapters. और आप एक एक चैप्टर को रीड करेंगे. It is very journal. First one, basic concept in economics. Economics का basic concept क्या है? Second one is money. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और उसके बारे में समझना ये बहुत जरूरी है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट. थर्ड वन इज पार्टीशन वैल्यू. ये स्टैटिस्टिकल चैप्टर है जहां पर थोड़ा बहुत मैथ्स इन्वॉल्व होता है. फोर्थ वन, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र. हम महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वहां मेजर एडवांटेजेस क्या है, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है महाराष्ट्र में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे. नेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. इंडिया में जो रूरल का स्टेटस है ना, जो रिमोट एरियाज होते हैं, जो जिनको आप गांव बोलते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे. चैप्टर नंबर 6, ये टॉपिक तो आप कब से पढ़ते आ रहे हो, है ना, इन योर 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड एंड नाउ एज वेल. पॉपुलेशन इन इंडिया. इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर नंबर 6. चैप्टर नंबर 7, पिछले कई दशकों का या मैं शताब्दी की बात करूं, जो सबसे बड़ा मेजर इशू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी. तो बेरोजगारी क्या है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाउ वी कैन रिजॉल्व इट, ये आपको बताया जाएगा चैप्टर नंबर 7 में. हर एक चैप्टर में आप देखेंगे तो हमको यहां पर मिलता है कि गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है, गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. नंबर 8 है पॉवर्टी इन इंडिया. देखेंगे कनेक्शन कैसा बैठ रहा है. पहला चैप्टर पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होगा, तो क्या आएगा, पॉवर्टी. तो तीनों कनेक्टेड है. चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 ऑल आर कनेक्टेड, है कि नहीं. पॉवर्टी मतलब गरीबी. गरीब कौन होते हैं, गरीब क्यों हो जाते हैं, और ये विशियस सर्कल से हम कैसे निकलें, और गवर्नमेंट इसके पीछे क्या मेजर्स ले रही है, ये चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे. चैप्टर नंबर 9 इज रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991. ये बहुत बड़ा मेजर डिसीजन था इंडियन गवर्नमेंट का 1991 में कि अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार कर हम थोड़ा अपने पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करें, गरीबी रेखा से बाहर निकाले. तो इसके बारे में हमें चैप्टर नंबर 9 में सीखने को मिलेगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. एंड लास्ट चैप्टर नंबर 10, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. जो 5 ईयर प्लान्स बनते हैं जिसे हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजना, तो इंडिया में ये इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, इसके कौन कौन मेंबर्स होते हैं, कौन इसको हेड करता है, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया हम चैप्टर नंबर 10 में देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. ये फर्स्ट चैप्टर जैसे आपके सामने आ रहा है, हमारा जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, इस पिक्चर के ऊपर जाता है. और नाम क्या लिखा है, कौटिल्य. तो फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू आस्क, ये जो नाम है कौटिल्य, सुना सुना लागे या देखा है पहली बार, व्हाट यू पीपल फील, कभी सुना है इसके बारे में या फर्स्ट टाइम. So this particular person known as कौटिल्य, और इनका एक नाम है जिसके नाम से फेमस है, वो है चाणक्य.
आपने कई बार टीवी सीरियल्स देखे होंगे जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया, मौर्य साम्राज्य, जिसमें हमें अखंड भारत की तस्वीर दिखाई देती है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने शासन किया था आज से 1000 या 1200 साल पहले, तो उनके गुरु जो हैं वो थे कौटिल्य, दैट इज चाणक्य। ठीक है ना। सम्राट अशोक का नाम तो आपने सुना होगा। तो सम्राट अशोक जो हैं उनके दादाजी की बात कर रहे हैं। सम्राट अशोक के दादाजी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य। आज से 1000 या 1200 साल पहले की बात होगी। तो उनके बारे में आज हमें यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दिया जाएगा, लेकिन इनके बारे में समझने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन। Today's world is marked by scientific inventions and discoveries. आज का जो वर्ल्ड है वो बहुत तेज गति से साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज को लेकर के आगे बढ़ रहा है ना। हमारी जो टेक्नोलॉजी है डे बाय डे आप देखेंगे बहुत शॉर्ट पीरियड में चेंज हो रही है। मैं बात करूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे सामने दिखाई देता है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। आज से 20-25 साल पहले ऐसा एक ड्रीम होता था कि बैटरीज पे क्या चलेंगी? कार चलेंगी। बट धीरे धीरे आज ये सपना साकार होते हुए दिखाई देता है और बहुत जगह पे आज की तारीख में हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल भी दिखाई देती है। फॉरेन कंट्रीज में तो टेस्ला जैसी जो कंपनी है वो इसमें लीड कर रही है। आपके आसपास भी कहीं ना कहीं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्कूटर्स दिखाई दे रहे होंगे। और आने वाले 10 साल में rather than diesel and petrol car we will see electric vehicle। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है। This remarkable scientific progress enables to probe into the question what is a science। तो यहां पर एक सवाल उठता है कि साइंस है क्या? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए साइंस ये जो वर्ड है ना, हम पहले से भी इसके बारे में जानते हैं। आपको 5th स्टैंडर्ड्स ऑनवर्ड ये सब्जेक्ट साइंस का आ गया जिसे हम जनरल साइंस कहते हैं। बट साइंस है क्या? साइंस तो हम सोशल साइंस को भी कहते हैं, यस और नो। तो जनरल साइंस हमने पढ़ा है वो हमें समझ में आता है, बट सोशल साइंस को भी साइंस क्यों कहते हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन? So according to the definition, science is the systematic body of knowledge। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का अगर सिस्टमैटिकली हम लोग नॉलेज लें उसे हम साइंस कहते हैं। सर सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। फॉर एग्जांपल व्हाट यू डू इन लैब, लेबोरेटरी में आप जाते हैं, है ना। 10th स्टैंडर्ड में आपको इस कोरोना काल में मौका तो कम मिला होगा या ना के बराबर मिला होगा, बट आपने अपने सीनियर से सुना होगा या आपने 9th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल्स किए होंगे। तो वहां पर आपके पास एक प्रैक्टिकल की बुक होती है, उसके अंदर सबसे पहले आपका टॉपिक क्या है ना, वो आप लिखते हैं। फिर व्हाई यू आर यूजिंग दिस प्रैक्टिकल वो आपको मेंशन करना होता है। फिर उसके अंदर सामग्री होती है ना, इंग्रेडिएंट्स क्या यूज करने वाले हैं आप। और उसके बाद होती है विधि, प्रोसेस, क्या प्रोसेस आप फॉलो करने वाले हैं। और लास्ट में क्या आता है? रिजल्ट। रिजल्ट के बाद कंक्लूजन और इंटरप्रिटेशन, आपने इस पूरे प्रयोग से क्या समझा, है कि नहीं। तो ये जो सिस्टमैटिक अप्रोच है वो अप्रोच क्या बोलता है कि आप पहले ऑब्जेक्ट को स्टडी करो, उससे रिलेटेड डेटा गैदर करो, डेटा गैदर करने के बाद उसका एनालिसिस करो और किसी इंटरप्रिटेशन पे पहुंचो, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करो। इसे हम कहते हैं साइंस। क्यों? क्योंकि ये सिस्टमैटिकली गया। हमने स्टडी की, हमने डेटा कलेक्ट किया, हमने डेटा के ऊपर एनालिसिस किया और फिर इंटरप्रिटेशन निकाला। तो क्या सेम थिंग सोशल साइंस में भी होता है? आंसर इज यस। हम सोशल साइंस में क्या करते हैं? समाज के एक हिस्से के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिसर्च करना चाहूं
कि ये कोरोना पीरियड में लास्ट 1 ईयर से लोगों का मेंटल स्टेटस कैसा है कि नहीं? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल, उनका डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, उनका स्थिति क्या है उसके बारे में मैं लिखूंगा। फिर लगभग 100, 200 या 300 जितना भी मेरा डेटा सैंपल होगा, उनसे बात करने के बाद मैं एक एनालिसिस करूंगा और फिर कंक्लूजन पे पहुंचूंगा कि कोरोना पीरियड में लोगों की मानसिक स्थिति कैसी है। तो ये क्या हो गया? ये भी एक सिस्टमैटिक नॉलेज गैदर करना हो गया, हेंस इट इज नोन एज सोशल साइंस। तो एक फिजिकल साइंस हमने देखा, दूसरा हमने सोशल साइंस देखा, बराबर है? So science is called as systematic body of knowledge. Science is called as systematic body of knowledge. किसी भी ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का अगर आप सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से डेटा एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन निकालते हो, इट इज कॉल्ड एज साइंस. सो दिस पर्टिकुलर साइंस इज डिवाइडेड इनटू सम पार्ट. फर्स्ट वन इज नेचुरल साइंस, है ना? दो टाइप में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन क्या है? नेचुरल साइंस. सेकेंड वन इज social science. Yes, what is natural science? Natural science is one whose laws are universally acceptable and their validity can be tested in a laboratory under controlled condition. तो जो मैंने पहला एग्जांपल दिया था, लेबोरेटरी में जाकर के कंट्रोल्ड कंडीशन में आप किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो, दैट पर्टिकुलर साइंस इज नोन एज नेचुरल साइंस. क्या बोलते हैं उसे? नेचुरल साइंस. Natural science are also called exact science because of their empirical approach. तो इनको एग्जैक्ट साइंस क्यों बोला जाता है? आप वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, आपको वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट सेम रिजल्ट देगा. मतलब इनका रिजल्ट क्या होता है? सेम. मैं अगर आपको बोलूं कि फायर में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, if you will give your hand in fire you will get burned, yes or no? और ये साइंस भी है. चाहे आप इंडिया में फायर में हाथ डालो, चाहे अमेरिका में आप फायर में हाथ डालो, हाथ तो जलना ही है. तो ये क्या है? नेचुरल साइंस. रिजल्ट विल बी सेम. ठीक है? टू स्टडी फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स का आप एक्सपेरिमेंट ले लो. यहां पर आप 100 + 100 करो, 200 मिलेगा. जर्मनी में बैठ के करो, 100 + 100 200 मिलेगा, है ना? तो मैथमेटिक्स ऑलवेज गिव्स यू सेम रिजल्ट. फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें एम्पेरिकल अप्रोच रखती हैं, हेंस इट इज अ नेचुरल साइंस. इसे क्या कहेंगे? नेचुरल साइंस. दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, विच इज अ सोशल साइंस. अच्छा, सोशल साइंस में भी ऐसा होता है क्या? whether we get same result always? नहीं, it depends upon person to person, place to place, time to time. Yes or no? It's a subjective matter. इसीलिए इसको कहा गया है एब्स्ट्रैक्ट साइंस या बिहेवियरल साइंस. आपके साथ में कोई एक्सपेरिमेंट करूं तो आपका जो बिहेवियर है कुछ और हो सकता है, आपके फ्रेंड का बिहेवियर कुछ और हो सकता है. यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको डिनर पे बुलाया और आप जब डिनर पे आए, डिशेस देखें, तो एक फ्रेंड बहुत खुश हो गया, अरे वाह वाह क्या डिशेस है, पालक पनीर बना हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर पिज्जा रखा हुआ है, यहाँ पर हलवा रखा हुआ है, यहाँ पर खीर रखी हुई है, वहां पर सेवैयां रखी हुई हैं, यहाँ पर पूरियां रखी हुई हैं, यहाँ पर नान रखा हुआ है, वाह वाह क्या, देखते मुंह में पानी आ गया, मजा आ गया. दूसरा फ्रेंड जो प्योर नॉन वेजिटेरियन था, उसको बोला कि क्या ये घास फूस की पार्टी रखी है, ये पनीर, ये पालक, ये खीर, ये कोई खाता है? अरे चिकन होता, मटन होता, कबाब होता, मजा आता, पार्टी होती. ये क्या पार्टी है? ठीक है ना? मतलब हमने सेम सिचुएशन में दो पर्सन को रखा, बट दोनों का बिहेवियर क्या निकला? डिफरेंट. यस और नो? तो सोशल साइंस के अंदर हमको
हमेशा सेम रिजल्ट मिलता है ऐसा होता नहीं है। इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, और पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है। हेंस इट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस, बिकॉज it is related to the study of some or the other aspect of human behavior. Example, psychology is related to mental aspect of human behavior. जब आप साइकोलॉजी की स्टडी कर रहे हो, दैट मीन्स आप सोशल साइंस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सोशल साइंस। सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट, ठीक है ना। साइकोलॉजी कर रहे हो तो मेंटल एस्पेक्ट, सोशियोलॉजी कर रहे हो तो सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ मैन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। Human behavior can neither be empirically tested nor can be studied in the laboratory. Human behavior को आप laboratory में controlled environment में टेस्ट नहीं कर सकते, बराबर है ना। Hence the laws of social science are not universal but they are only statements of general human tendency. तो जब भी आपको यूनिवर्सल लॉ दिया जाता है सोशल साइंस में, ये सबके लिए फिक्स होता नहीं है, ये जनरल टेंडेंसी होती है कि ऐसा कुछ लोग करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ लोग करते हैं, या ये जनरल टेंडेंसी है, कॉमन टेंडेंसी है। तो दो टाइप के साइंस हमने देखे, एक नेचुरल साइंस, दूसरा सोशल साइंस। So as we have learned regarding two particular science, one is natural and another one is social science. Let us move towards meaning of economics. So economic is a social science. Economic क्या है? एक सामाजिक शास्त्र है, social science है। The origin of the term economics lies in the Greek word. Which word? Greek word. तो economics से word ग्रीक भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है, या जो भाषा है उसे कहते हैं ओइकोनोमिया। क्या कहते हैं? ओइकोनोमिया, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। देखिए कहां से स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब आपके घर में जो पूरा मैनेजमेंट होता है ना, क्या मैनेजमेंट होता है घर में? सपोज घर के जो मेंबर हैं, वेदर फादर और मदर है ना, दोनों में से कोई या दोनों में से दोनों कहीं ना कहीं जॉब पे हैं या कोई बिजनेस करते हैं, उससे कुछ अर्निंग घर में आता है, जो भी आएगा XYZ। अब उस पैसे में, फॉर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 40,000 रुपीज। अभी 40,000 रुपीज एक महीने का आ रहा है, तो उसमें से रेंट पे करना है, बच्चों का स्कूल फीस पे करना है, क्लासेस का फीस पे करना है, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज होगी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो गए, वो सब देखना है, और जो ग्रोसरीज परचेस करना है, इसके अलावा कपड़े हैं, है कि नहीं, बहुत सारा एक्सपेंडिचर है। तो कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया जाए, कैसे खर्च किया जाए ताकि हमारे पास कुछ सेविंग्स भी बचे, ये पूरे मैनेजमेंट को कहा जाता था ओइकोनोमिया। ये एक ग्रीक वर्ड है, और इसी ओइकोनोमिया को धीरे धीरे चेंज करके ये किस में कन्वर्ट हो गया? इकोनॉमिक्स में। सो इकोनॉमिक्स इज रेफर टू एज क्वीन, क्वीन ऑफ सोशल साइंस। जितने भी सोशल साइंस है, हमने अभी देखा ना, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो उसमें सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट जो है वो है इकोनॉमिक्स। ये किसने कहा? ये कहा पॉल सैमुअलसन ने। इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो ह्यूमन बिहेवियर इकोनॉमिक एस्पेक्ट से किस तरीके से डील करता है, उसको हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। मीन्स रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस अगर मार्केट में बढ़ गया, सो व्हाट अ ह्यूमन विल डू। अगर आप होंगे तो आप क्या करेंगे? वो प्रोडक्ट ज्यादा परचेस करेंगे, या वो प्रोडक्ट कम परचेस करेंगे, या वो प्रोडक्ट नहीं परचेस करेंगे? आपका क्या बिहेवियर होगा? व्हाट यू विल डू? यू विल परचेस मोर, you will purchase less, or you will not purchase at all. तो सबका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है। इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग्स सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स। यहां पर देखिए वर्ड का मीनिंग अलग है।
यहां पर वांट का मतलब होता है नीड, वांट का मतलब होता है नीड, और मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेस। तो डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेस कितने हैं। अगर आपके पास पैसे कम होंगे, है ना, तो आप हर चीज सोच समझ के परचेस करेंगे। तो ह्यूमन टेंडेंसी है, इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई। ह्यूमन बीइंग अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, अपने अनलिमिटेड वांट को लिमिटेड मीन से। मतलब रिसोर्सेस कम है बट उनकी इच्छाएं बहुत सारी हैं। तो ये उससे रिलेटेड स्टडीज हैं जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ सम पॉपुलर डेफिनेशन। तो कुछ डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ने डेफिनेशन दिया है, और उस डेफिनेशन के पहले हम जंप करेंगे कौटिल्य पे। कौटिल्याज व्यू ऑन इकोनॉमिक्स। कौटिल्य क्या कहते थे, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है ना। तो अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ मीन्स वेल्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ, एंड शास्त्र मीन्स साइंस। तो यहां पर हम देख सकते हैं उन्होंने बुक लिखा साइंस ऑफ वेल्थ, है ना। इंग्लिश में अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र इंप्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। वेल्थ को कैसे एक्वायर किया जाए, मतलब अर्जित कैसे किया जाए, वेल्थ पैसा कैसे कमाया जाए और उसको कैसे संभाला जाए। एसेंशियली अर्थशास्त्र इज अ treatise on political economy in its broadest sense। तो हम इनके ब्रॉड सेंस की बात करें तो अर्थशास्त्र क्या थी, ये एक एग्रीमेंट था, किसके ऊपर, पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर। तो इसके अंदर क्या क्या की पॉइंट है, अर्थशास्त्र जब लिखा गया तो क्या की पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आज की तारीख में लोगों को जॉब जा रहे हैं, कोरोना काल में शॉप्स वगैरह बंद है, इनकम के सोर्स बहुत कम हो गए हैं। तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, गवर्नमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगा रही है। मतलब बाहर देशों में बोल रही है कि आप हमारे देश में आकर के निवेश करो, पैसा लगाओ। यहां पर पैसा लगाओगे तो फैक्ट्रीज डेवलप होगी, बिजनेस डेवलप होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो पिछले 3 से 4 सालों में बहुत बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में लगा हुआ है। तो आगे 4 से 5 साल में उसका असर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नंबर 2, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मींस टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। देखो ये बहुत बड़ी बात बोल दी, अगर आपको समाज कल्याण करना है, अगर उस एरिया का भला करना है, तो आपकी संपत्ति को उसमें यूज कीजिए और उसी के लिए आप अर्न कीजिए। मतलब आप पर्सनल लग्जरियस लाइफ के लिए आप पैसा मत कमाए। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति क्रिएट करने का जो फोकस होना चाहिए वो लोगों की भलाई होनी चाहिए, उससे लोगों को फायदा होना चाहिए। नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। अगर आपको अच्छे से राज करना है तो आपके पास एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव का, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चल सके। कंपाइलेशन ऑफ द पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। और इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल आइडियाज जो है वो अर्थशास्त्र में उन्होंने कंपाइल किया। मतलब डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को एक जगह पर लेकर के आए। तो ये कौटिल्य का व्यू पॉइंट हमने देखा, ठीक है। अब मॉडर्न तरीके से जिन लोगों ने डेफिनेशन दिया है उसमें सबसे पहले आ जाते हैं एडम स्मिथ। कौन आ जाते हैं, एडम स्मिथ। और इनको कहा जाता है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्या कहा जाता है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ आल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनको कहा जाता है, एक्चुअली तो फादर ऑफ इकोनॉमिक कौन होने चाहिए, कौटिल्य होने चाहिए, लेकिन क्योंकि वो 1000-1200 साल पुराने हैं तो इन्होंने ये जो टैग है किसको दे दिया,
एडम स्मिथ को। तो एडम स्मिथ को क्या माना जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हैज गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है, संपत्ति से रिलेटेड डेफिनेशन दिया है। आउट ऑफ हिज मेनी लिटरेरी contribution to the economics, he is most famous for his 1776। तो इन्होंने ऐसे तो बहुत सारे बुक्स लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो मास्टरपीस है वो 1776 में लिखा है। सोचो कितने साल पहले, आज से 300 साढ़े 300 साल पहले की बात करें। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोर कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने ये बुक लिखी, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ nation. Adam Smith defines economic as a science of wealth। तो आप उसमें मैच करेंगे तो जो बातें कौटिल्य ने बोली थी ना, सिमिलरली रिपीटेशन कौन कर रहे हैं? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का मतलब भी क्या था? साइंस ऑफ वेल्थ। और यहां पर इन्होंने भी डिफाइन क्या किया? इकोनॉमिक एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो इन्होंने क्या की पॉइंट लिखा है? लेजेस फेयर पॉलिसी, नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट को जैसा चल रहा है वैसे चलना देना चाहिए, इकोनॉमिक्स में हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए, किसी चीज के प्राइस फिक्स नहीं करने चाहिए, ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई प्राइस फिक्स कर देंगे। नंबर 2, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। इसके अंदर की पॉइंट है कि कैपिटल और वेल्थ किस तरीके से एक्यूमुलेट किया जा सकता है। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर, प्रकृति का लॉ क्या है इकोनॉमिक अफेयर्स में, उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या है और उसको सेल करके कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें। डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। तो अगर आपको ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है तो आपको डिवीजन ऑफ लेबर करना पड़ेगा, मतलब अपने वर्क फोर्स को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, फोकस्ड वर्क करना पड़ेगा, हर एक चीज के लिए अलग टीम बनानी पड़ेगी। ये की पॉइंट देते हैं हमको एडम स्मिथ। कौन देते हैं? एडम स्मिथ। तो हमने यहाँ पर दो पर्टिकुलर पर्सन को देखा, जिसके अंदर पहले थे कौटिल्य और दूसरे हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और इनका जो बुक था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 का, तो बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है। So next economics is in front of us, that is Professor अल्फ्रेड मार्शल। ये भी एक इकोनॉमिस्ट है, जैसे हमने एडम स्मिथ को देखा। So he is known as नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, क्योंकि इनका जो दौर था वो है 1890s का, है ना। और जो एडम स्मिथ का हमने देखा वो 1776 का था। तो इसके लिए उनको क्लासिकल बोला जाता है, इनको नियो क्लासिकल बोला जाता है। ये उनसे थोड़े न्यू है। इनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल और इनका जो डेफिनेशन है वो है वेलफेयर ओरिएंटेड। कैसा डेफिनेशन है? वेलफेयर ओरिएंटेड। So neoclassical economist Professor Alfred Marshall has given the welfare oriented definition of economics in the books entitled Principle of Economics। इनका कौन सा बुक था? Principle of Economics, which was published in 1890। कब पब्लिश किया गया था? 1890 में। His definition state, इनका definition क्या बोलता है? Economics is the study of mankind। Economics is the study of mankind in the ordinary business of life। तो ह्यूमन के ऊपर स्टडी है ये कि बिजनेस में ह्यूमन कैसा बिहेवियर रखता है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट ऑफ वेलबींग। मतलब हमारी भलाई के लिए हम दिए गए रिसोर्सेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बताया है। की पॉइंट क्या है? स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। तो अल्फ्रेड मार्शल का जो स्टडी था वो ज्यादातर ऑर्डिनरी मैन के ऊपर ही था। इकोनॉमिक इज अ बिहेवियरल साइंस, इसमें इन्होंने ऐसा बताया और हमने पढ़ा भी। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। कौन सा वेलफेयर? मटेरियल वेलफेयर, मतलब लोगों का मटेरियलिटी के साथ भलाई हो। मटेरियलिटी का मतलब लोगों की लाइफ
का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़े, बेटर प्रोडक्ट, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट वो लोग यूज कर पाए, थोड़ी लग्जरियस लाइफ जी पाए, ऐसे वेलफेयर की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स सिर्फ वेल्थ की स्टडी नहीं है। तो ये पॉइंट थे अल्फ्रेड मार्शल के। सिमिलरली जो थर्ड इकोनॉमिस्ट हैं जो हैं लायनल रॉबिन्स, इनका है स्केर्सिटी ओरिएंटेड। स्केर्सिटी मतलब किसी चीज का अभाव होता है ना, कमी, उससे रिलेटेड ये डेफिनेशन देते हैं। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स इन हिज बुक एंटाइटल, इनका जो बुक था उसका नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने ये एक बुक लिखी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, पब्लिश्ड इन 1932। कब पब्लिश हो गया? 1932 को। मेंशन अबाउट स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने क्या लिखा? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मींस, मतलब यहां पर ह्यूमन बिहेवियर देखता है कि उसके पास रिसोर्सेस कितने हैं और उस लिमिटेड रिसोर्सेस में वो अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है जो कि अनलिमिटेड है, क्योंकि ह्यूमन वांट, इंसान की इच्छाएं कैसी होती हैं? अनलिमिटेड। कैसी होती हैं? अनलिमिटेड। तो यहां पर हमको दिखाई देता है रिसोर्सेस कम है और इच्छाएं ज्यादा हैं, इसके लिए इसको कहा गया स्कैरसिटी रिलेटेड या स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो इन्होंने किस पे फोकस किया? वांट्स दैट इज एंड्स आर अनलिमिटेड, मींस मतलब रिसोर्सेस आर कंपैरेटिवली लिमिटेड, मतलब इच्छाएं बहुत ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेस उसके सामने बहुत कम है। wants are gradable on the basis of priority। wants के अंदर आप प्रेफरेंस फिक्स कर सकते हैं कि कौन सा इच्छा मैं पहले पूरा करना चाहता हूं, कौन सा मोस्ट अर्जेंट वांट है और कौन से वांट ऐसे हैं, कौन सी इच्छाएं ऐसी है जिसको मैं पोस्टपोन कर सकता हूं। नंबर 4, मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं मैं उसका अलग अलग इस्तेमाल कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 1000 रुपीज है तो मैं उससे बुक परचेस कर सकता हूं, या मैं जाकर के मूवी भी देख सकता हूं, या मैं रेस्टोरेंट में जाकर खाना भी खा सकता हूं, है कि नहीं? मीन्स एक ही है लेकिन उसके यूसेज अलग अलग हैं। सो फ्रेंड्स, done for the day. In today's lecture we have went through, first of all, what is the introduction part of the economics. Second thing, हमने साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। फिर हमने देखा इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। आफ्टर दैट वी हैव लर्न रिगार्डिंग कौटिल्य। कौटिल्य ने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, एडम स्मिथ ने क्या डेफिनेशन दिया हुआ है और उनके की पॉइंट्स क्या थे। फिर हमने देखा डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, उनका क्या व्यू पॉइंट है इकोनॉमिक्स के ऊपर, और लास्ट में रॉबिन्स ने डेफिनेशन दिया यहाँ पर, और उसके बारे में भी हमने देखा कि इकोनॉमिक्स के बारे में इनके क्या ख्यालात हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।